सो बैक टू टॉपिक। सबसे पहले तो मैं पहले वाले जो सेशन थे उसकी एक गलती यहाँ पे सुधार देता हूँ आप सभी जो ऑनलाइन मीडिया में बैठे हुए हैं। फर्स्ट सेशन में मैंने यहाँ पे पर्सनल जजमेंट के केस में एक एग्जाम्पल लिया था, जिस एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था एसएलएम और डब्ल्यूडीवी का रेफरेंस, जहाँ पे गलती से मैंने बता दिया था कि एसएलएम में कम डिप्रिसिएशन चार्ज होता है और डब्ल्यूडीवी में डिप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होता है, जबकि ये लाइन एक्चुअली गलत है। एसएलएम में डिप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा होता है और डब्ल्यूडीवी में डिप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता है। एसएलएम में आप देखोगे रेगुलर बेसिस पे हर साल सेम रेट से डिप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो तो अमाउंट भी सेम होता है, बट डब्ल्यूडीवी में कम होता जाता है। जैसे कि अगर 10 साल आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो एसएलएम में 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 आपका 10 साल तक जाएगा, बट डब्ल्यूडीवी में पहला साल आपका 10,000, फिर 9,000, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 4 3 2 1 ऐसे करते। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एसएलएम में डिप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा होता है, डब्ल्यूडीवी में कम होता है। तो अगर आपको प्रॉफिट कम करके दिखाना है तो आप एसएलएम को फॉलो कीजिए, और अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा करके दिखाना है तो आप डब्ल्यूडीवी फॉलो कर सकते हैं। तो इस गलती के लिए क्षमा कीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्ली बैलेंस शीट के फॉर्मेट की, जो कि शेड्यूल 3 के तहत यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे टू द बुक यहाँ पे चलिएगा। सबसे पहली चीज आपके सामने दिखता है नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम आपके सामने नजर है। उसके बाद आपके सामने बैलेंस शीट एज एट, आपको ऑलरेडी बताया गया है कि स्पेसिफाइड डेट को यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। याद रख लीजिएगा, रोमन में 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी का नंबरिंग आपके सामने रखा जाएगा। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है वो है आपकी शेयर होल्डर्स फंड, वो है आपका शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर का पैसा है। अब शेयर होल्डर का पैसा 3 सेक्शंस में आपके सामने बांटा हुआ है। एक शेयर कैपिटल के नाम से है ए में, फिर बी में रिजर्व एंड सरप्लस है। आपको याद होगा इसी में हम सिक्योरिटी प्रीमियम वाला भी पैसा दिखाते थे, ठीक है, क्योंकि वो तो हमें शेयर होल्डर से ही तो मिलता था। और तीसरा है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है, मतलब शेयर वारंट के बदले में जो हमें पैसा मिला है, ठीक है। तो आप इन तीनों में कॉमन क्या देखते हो कि शेयर कैपिटल शेयर होल्डर ही देते हैं, शेयर होल्डर का ही पैसा होता है। रिजर्व एंड सरप्लस में भी आप देखो एक तरीके से शेयर होल्डर का ही पैसा होता है वो, और जो मनी मिला शेयर वारंट के अगेंस्ट वो भी शेयर होल्डर का ही पैसा है। इन तीनों को मिलाते हो, जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? शेयर होल्डर्स फंड। तो ये पहले के 3 सब हेड्स हैं। तो मेन हेड आपके सामने इक्विटी एंड लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है। उसके नीचे आपका सब हेड शेयर होल्डर्स फंड, और उसके नीचे 3 सब हेड्स जो भी आप कहें, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो आपके दूसरे नंबर पे है वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब सिंपल सी चीज, एप्लीकेशन मनी तो मिली है लेकिन अलॉटमेंट अभी हुआ नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी ने एप्लीकेशन मनी तो ले लिया लेकिन बैलेंस शीट बनाने वक्त वो अलॉट नहीं कर पाए, लेकिन पैसा तो पड़ा हुआ है ना उनके अकाउंट में। अगर कोई उस तारीख को देखेगा उनके पास कितने पैसे हैं तो इतना पैसा ज्यादा दिखेगा। तो इसलिए सेकेंड केस में आपको दिखा दिया जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। फिर तीसरी चीज आपके सामने नॉन करंट लायबिलिटी है। जल्दी जल्दी देखिएगा, आगे जाके इसकी पूरी कहानी आपको पढ़नी है। नॉन करंट लायबिलिटी, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे बात हुई थी कि जो बैलेंस शीट होता है वो आमतौर पे जो कंपनी का होता है वो परमानेंस के बेसिस पे होता है, मतलब फिक्स्ड वाला पहले होगा और करंट वाला बाद में होगा। जो करंट है वो तो करंट है, और जो करंट नहीं है वो क्या है? नॉन करंट है। तो आपके सामने तीसरे सब हेड में आपको क्या नजर आता है? नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब जो करंट नहीं है, 1 साल वाली बात हो जो लेके चली जाती है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी में आपको दिखता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। याद होगा जब हम इश्यू ऑफ डिबेंचर पढ़ रहे थे तो उसके रेफरेंस में हमने एक बैलेंस शीट बनाया था और डिबेंचर का पैसा हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही दिखाते थे। तो इसलिए जो डिबेंचर का पैसा है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के रेफरेंस में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है, देखो भाई ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है इस बात को समझ लीजिएगा। आमतौर पे अगर आप टैक्स से जुड़ा एक मुद्दा देखोगे तो आपके सामने जिक्र किया गया है टैक्स को लेके। मैं आपको पेज नंबर बताता हूं कहां पे है ये। शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, 1.13 में, पेज नंबर 1.13 में। हाँ जी, आप यहाँ पे देखोगे पेज नंबर 1.13 में बी का 1 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो नहीं आपको समझना है, लेकिन उसकी कुछ छोटी सी बात समझनी है। जैसे आप जीएसटी की बात करते हो, याद होगा, ठीक है, तो अगर हम ज्यादा दे देते हैं तो मेरे लिए असेट हो जाता है, ठीक है, और अगर हम कम देते हैं तो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाती है। तो ये जो वाली बातें होती हैं वो यहां पे आप लेके जाते हो, ठीक है। उसके नीचे है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और कोई दूसरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। उसके बाद आपके सामने है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। याद होगा जब हमने प्रोविजन एंड रिजर्व वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी आपको बताया गया था कि जो प्रोविजन का पैसा होता है वो लायबिलिटी साइड ही दिखाया जाता है, रिजर्व तो जाता ही जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है उसके बाद चौथे नंबर पे वो है करंट लायबिलिटी। क्या है आपके सामने? करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में आपके पास सबसे पहला क्या हो जाता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग, उधर लॉन्ग टर्म तो इधर शॉर्ट टर्म। यहां पे एक और हो जाता है ट्रेड पेएबल। याद होगा हमने बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल वाली बात की थी। तो जो बिल्स पेएबल को कभी हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखते थे, आज उसी बिल्स पेएबल को हम करंट लायबिलिटी के बी नंबर में जाके लिखते हैं एज अ ट्रेड पेएबल, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है अदर करंट लायबिलिटी। उधर आपका नॉन करंट में था अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है, और इधर था आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो उधर क्या था आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो आप देख पा रहे होंगे बस अंतर क्या है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। आपके नॉन करंट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ब्रैकेट में नेट लगाया गया है, यहां पे ट्रेड पेएबल लगाया गया है। बाकी आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग उधर तो शॉर्ट टर्म बोरिंग इधर। उसका तीसरे नंबर पे अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग उधर तो अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग उधर, और फिर आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन इधर तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन इधर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार ध्यान में रख लो कि चीजें हो जाएंगी कि नॉन करंट है करंट में क्या अंतर जाता है, ठीक है। यहां पे जाके आपका लायबिलिटी का सेक्शन क्या हो जाता है, लगभग ओवर हो जाता है। उसके बाद आपके सामने आता है असेट। क्या आता है? असेट। असेट में आप क्या देखते हो? सबसे पहला नॉन करंट, उसके बाद करंट। वही परमानेंस वाली बात यहां पे होती है। नॉन करंट में क्या क्या है? फिक्स असेट। अब देखो भाई फिक्स यहां पे टाइम की बात करता है, ठीक है, लंबे समय तक चलने वाला। अब इसमें टैंजिबल भी है, इसमें इंटैंजिबल भी है, उसके बाद है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद है इंटैंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब ऐसा इंटैंजिबल असेट जो कि अंडर डेवलपमेंट है। जैसे अगर आपको कॉपीराइट चाहिए होता है तो स्टार्टिंग का आपने कुछ पैसा तो दे दिया है, बाकी पैसा देना बाकी है। तो जो पैसा दे दिया आप उसको खर्च दिखाओगे क्या? नहीं, जो अंत में आपके पास कॉपीराइट आएगा उसकी कीमत में ये पूरा का पूरा चीज क्या करके जोड़ के दिखाओगे। तो इसलिए कुछ ऐसे प्रोसेसिंग में कुछ मैटर्स हैं, आप उसको भी यहां पे दिखा देते हो, फिर वही नोट्स टू अकाउंट्स एक्सप्लेनेटरी नोट्स में इसका आप एक्सप्लेनेशन देते रहते हो। उसके बाद आपके सामने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फिक्स असेट की बात हो रही है तो फिक्स असेट में आपके सामने 4 चीजें हैं, लेकिन फिक्स असेट कहां जिक्र किया जा रहा है? फिक्स असेट का जिक्र यहां पे नॉन करंट असेट्स में जिक्र किया जा रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म असेट वाले में। तो उसमें फिक्स असेट के अलावा आपके सामने क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपका डेफर्ड टैक्स असेट नेट। याद होगा बात हुई थी कि अगर हमने कम दिया तो लायबिलिटी है, ज्यादा दिया तो असेट है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने क्या है? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस।
ये कौन सा लॉन्ग टर्म लोन एडवांस जो मैंने दिया है, ये लोग मेरे लिए डेटर हैं। क्या है? ये मेरे असेट है। डेटर आपका क्या होता है? असेट होता है। उसके बाद आपके सामने क्या है? अदर नॉन करंट लायबिलिटी, और जो कुछ बचा खुचा चीज है वो इसमें डाल दिया जाएगा, जो कि ऊपर वाले में कहीं नहीं आ रहा। उसके बाद आपके सामने क्या आ जाता है? करंट असेट। क्या आ जाता है? करंट असेट। अब करंट असेट में वही चीज है, हमारा करंट असेट में फिक्स असेट तो हो नहीं सकता सर, क्योंकि आपका फिक्स असेट का ही दूसरा हिस्सा क्या बन जाता है? करंट असेट। ठीक है, तो करंट असेट में आपका पहला हिस्सा क्या दिखता है? करंट इन्वेस्टमेंट। उधर क्या था? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपको क्या दिखता है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या? जो आपके लूज टूल्स कुछ हो जाते हैं, जो कुछ सामान पड़े हुए हैं जिसको पता है कि विद इन अ ईयर वो कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, उसको यूज हम कर लेंगे, वो सब इन्वेंट्री के कैटेगरी में काउंट की जाती हैं। इसके बाद उधर था आपका एक तरीके से ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी में। तो जब हम करंट एसेट की बात करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल की तो हम बात करेंगे ही करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑब्वियसली बात है, मेरे लिए नॉन करंट एसेट नहीं है, मेरे लिए करंट एसेट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस है, जस्ट ऊपर वाले में लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस था नॉन करंट एसेट में, अगर आप देखते हो तो। उसके बाद आप अपने उसी नॉन करंट एसेट में देखते हो तो आपके सामने क्या है? अदर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में लास्ट देखते हो तो क्या होता है? अदर करंट एसेट्स। ठीक है, नहीं एसेट ही होगा सर एसेट पढ़ रहे हैं, यही है ना? लायबिलिटी से कंपैरिजन कर रहे थे। जो चीज यहां पे हम उससे कंपेयर करेंगे ना, जो चीज उधर है हम उससे करेंगे। ठीक है, तो आपको ओवरऑल क्या देखने को मिलता है? बेसिकली अगर देखोगे तो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट असेट और करंट असेट, ठीक है, ये दो दो चीज तो सेम है। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, अब सवाल है कि एक्स्ट्रा आपको लायबिलिटी में दिखते हैं, तो लायबिलिटी में एक्स्ट्रा आपको 2 दिखते हैं। पहला क्या देखने को मिलता है? शेयर होल्डर्स फंड, और उसके बाद क्या है? शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या? शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो आपके सो कॉल्ड हेड्स हैं, ठीक है, वो एक तरफ इक्विटी लायबिलिटीज है, दूसरी तरफ असेट है। इक्विटी लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो आपके सामने 4 चीज आती है। सबसे पहला शेयर होल्डर फंड्स, उसके बाद क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। हाँ, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद आपका तीसरा क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज। उसके बाद क्या है? करंट लायबिलिटीज। उसके बाद असेट की बात होती है, तो असेट में 2 ही चीजें हैं। पहला क्या है? नॉन करंट असेट, और दूसरा क्या है? करंट असेट। दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, आगे की बातें हैं, देख लो क्या क्या है। अब देखो भाई, इंपॉर्टेंट नोट आपकी किताब ही कह रही है कि कौन कौन सी चीज आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जैसे मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ऐसा कोई केस हमने कंपनी अकाउंट में पढ़ा ही नहीं है, बट मैंने बता दिया कि ये क्यों आता है। ठीक है, उसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसका भी हम कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पढ़ने वाले हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कॉपीराइट एंड पेटेंट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटैंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट, नेट की बात होगी, बैंक डिपॉजिट विथ मोर देन 12 मंथ मैच्योरिटी, या फिर आपके सामने ट्रीटमेंट ऑफ अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, अजीब लग रहा है, बाद में जिक्र कर लेंगे ऑफलाइन सेशंस में। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, तो ये चीजें आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग कवर नहीं की जाएंगी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब चलो भाई आगे चलते हैं। कुछ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है बैलेंस शीट को बनाने के लिए। कौन कौन से इंस्ट्रक्शन जरा देख लेते हैं। असेट को 2 हिस्सों में क्लासिफाई करोगे, एक करंट और दूसरा नॉन करंट। ठीक है, जो करंट है तो बाकी नॉन करंट है, और अगर हमने नॉन करंट पहचान लिया तो बाकी क्या हो गया? करंट हो गया। ठीक है, अब जैसे यहां पे कहता है कि सबसे पहली चीज, अगर कोई असेट करंट है तो कैसे करंट है। अगर कोई असेट अगर करंट असेट में आता है तो उसको कैसे हम करंट असेट को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला है
इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और is intended to sale or consumption in company's normal operating cycle. कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के तहत अगर हम उस एसेट को कंज्यूम कर लेंगे या बेच देंगे या यूज कर लेंगे तो उसे करंट एसेट में कहते हैं। तो यहां पे पंगा करंट एसेट का नहीं है, यहां पे पंगा सेल या कंजम्पशन का नहीं, यहां पे पंगा ऑपरेटिंग साइकिल का। कि सर ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या? देखो भाई, एक फिनेंशियल ईयर को एज अ ऑपरेटिंग साइकिल के तौर पे आप लेके चल सकते हो, जिसकी तारीख शुरू होती है 1 अप्रैल से जो कि खत्म होता है आपके 31 मार्च को। ओके, आगे अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बताया गया है नीचे सेकंड पॉइंट में। एंड ऑपरेटिंग साइकिल एक ऐसा टाइम होता है जो कि असेट के एक्विजिशन फॉर प्रोसेसिंग एंड द रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता है। आमतौर पे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल को 12 महीने का एक समय दिया जाता है। हमारे जनरली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के लिए 12 महीना एक फाइनेंशियल ईयर को कहते हैं, लेकिन बहुत बार एक एसेट की ऑपरेटिंग साइकिल जो होती है वो फाइनेंशियल ईयर ना चल के वो 12 महीने कैसे भी चल सकती है। वो कैलेंडर ईयर हो भी सकती है, कैलेंडर ईयर नहीं भी हो सकती है, फाइनेंशियल ईयर हो भी सकती है, फाइनेंशियल ईयर नहीं भी हो सकती। जैसे अगर आप देखोगे तो शुरू होगा 1 सितंबर से, तो खत्म कब होगा? 31 अगस्त को। ठीक है, तो इस तरीके से भी सिस्टम चल सकता है, बट 12 महीना ही ऑपरेटिंग साइकिल को लेके चला जाएगा। जनरली आप इसे फाइनेंशियल ईयर के रेफरेंस में समझ सकते हो, बट ये मान नहीं लीजिएगा कि जो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है वो फाइनेंशियल ईयर ही है, मगर कोशिश होती है कि रखी जाए क्योंकि सीधा पड़ता है ट्रीटमेंट करने में। समझे? चल आगे सेकंड पॉइंट कहता है कि आमतौर पे करंट असेट जो होते हैं वो जनरली ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां पे कहता है इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। अब यहां पे कहता है कि आप इसको रियलाइज कर लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो ना, मतलब या तो आप इसे बेच दोगे या तो आप इसको डिस्पोज कर दोगे या फिर आप इससे अपना जो बेनिफिट है वो रिकवर कर लोगे। तो सिंपल सी चीज यहां पे आपके सामने एसेट, करंट एसेट को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 पॉइंट्स को रखा गया है। सबसे पहले चीज उसका सेल या कंजम्पशन विद इन द कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल किया जाएगा। दूसरा है आमतौर पे जो असेट्स है वो ट्रेडेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने करंट असेट में देखोगे तो ट्रेड रिसीवेबल है। क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है। आप उसी ट्रेड में उसे जनरेट करते हो, पता चला अगर इंडोर्स करना है तो आप उसको इंडोर्स भी कर देते हो। तो ये चीजें हैं। उसी में आप देखोगे तो आपका इन्वेंट्री भी आ जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री वही ट्रेडिंग वाला हिस्सा बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेडर हूं तो बल्क में लेके आया, रिटेल में उसको बेच रहा हूं, तो जो मेरा इन्वेंट्री पड़ा हुआ है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा? करंट एसेट बन जाएगा, क्योंकि इसी साल में तो हम उसको बेच देंगे, रिटेल तो कर देंगे ना। तो वो टर्म आपका सेकंड वाले में आ जाएगा। थर्ड वाले में यहाँ पे कह दिया गया है कि जो रियलाइज होगा विद इन 12 मंथ तो रियलाइज हो ही जाएगा। तो नटशेल ऊपर ऊपर की बात क्या होती है? ऐसी एसेट जिसकी जिंदगी 12 महीने से ज्यादा नहीं है, 12 महीना या उससे कम है, वो आपके करंट एसेट में काउंट की जाती है। और कोई भी एसेट जो इन 3 कैटेगरी में नहीं आता वो सब क्या माने जाएंगे? नॉन करंट एसेट माने जाएंगे। तो आपको करंट एसेट की पहचान बताई गई है, जो आप ना पहचान पाए वो क्या बन जाएगी? नॉन करंट। क्लियर? क्या? चलो भाई, ऑपरेटिंग साइकिल आपको बता दिया गया। नेक्स्ट है लायबिलिटी जो करंट हो। तो कौन सी लायबिलिटी को आप यहां पे एज अ करंट लायबिलिटी के तौर पे लेके चलेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट है वही चीज है, देखो भाई, अगर असेट है तो उस असेट को हम रियलाइज करते हैं, उस असेट को हम सेल करते हैं, उस असेट को हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर लायबिलिटी है तो हम उसे पे करेंगे, लायबिलिटी है तो सेट ऑफ करेंगे या सेटल करेंगे विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंपनी। तो ऑपरेटिंग साइकिल वही 12 महीने। जैसे ट्रेड पेएबल है, ठीक है, शॉर्ट टर्म होता है ना जी, हम उसको विद इन ईयर क्या करते हैं? खत्म करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड पेएबल यहां पे आपके करंट लायबिलिटी का एक हिस्सा बनता है। आगे देखो और क्या कहता है, इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग
ट्रेडेड। ऑब्वियसली बात है, इसको भी हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने किसी से सामान तो खरीदा, लेकिन उधार पे खरीदा बेचने के लिए, तो जो सामान है वो तो मेरा असेट है, लेकिन जिससे उधार खरीदा वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है ना। जब वो मेरा सामान विद इन अ ईयर बिक जाएगा तो उसका पेमेंट भी कब होगा, विद इन अ ईयर ही होगा। तो इसीलिए उसको यहां पे कहां रख लेंगे, आपके करंट लायबिलिटी में रख लेंगे, क्योंकि वो विद इन अ ईयर आपकी ट्रेडिंग का हिस्सा भी बनता है। नेक्स्ट यहां पे आगे कहता है, इट इज ड्यू टू बी सेटल विद इन द 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। अब देखो यहां पे कहता है कि ऑब्वियसली बात है, यहां पे जो इसको सेटल किया जाएगा, इट इज ड्यू टू बी सेटल, आपको इसे सेटल करना पड़ेगा विद इन, क्या कहता है, विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या, जिस तारीख को वो आपके अकाउंट में अपीयर होता दिखता है। जैसे अगर आपका जो क्रेडिटर है जिससे आपने वो सामान खरीदा है, ठीक है, वो दिख रहा है 1 सितंबर को, तो रिपोर्टिंग डेट क्या माना जाएगा, 1 सितंबर, क्योंकि आपने उधार कब खरीदा, 1 सितंबर को, तो रिपोर्टिंग कब हुआ, 1 सितंबर। अब उससे 12 महीने के अंदर रिपोर्टिंग डेट के विद इन 12 मंथ का जिक्र यहां पे कर रहा है, मतलब टिल 31 अगस्त आपको उसको पेमेंट करना होगा, और अगर आप कर देते हो तो आपके करंट लायबिलिटी में है, अगर नहीं लंबा चलता है तो वो करंट का हिस्सा नहीं है। मे भी आपने उसको बोल के लिया था कि हम 5 साल के बाद पैसा देंगे, ये भी हो सकता है। तो ये चीज है, तो जो यहां पे एक लाइन यूज कर रहा है रिपोर्टिंग डेट, या टर्म यूज कर रिपोर्टिंग डेट, उसका मतलब ये कि किस दिन वो आपके सामने अपीयर हो रहा है, किस दिन उसके रेफरेंस में आप पहली एंट्री पास कर रहे हैं। समझ में आया। चलो भाई, आगे एक लाइन जोड़ देता है, बाकी और भी लायबिलिटी जो कि इस कैटेगरी में नहीं आती वो सब क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज, दैट्स इट। ठीक है, आगे यहां पे दिखता है, नो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अलोंग विथ असेट। ठीक है, यहां पे कहता है, an important change in the schedule 3 is elimination of debit balance or profit and loss statement from the asset side. It is now to be presented as negative balance within reserve and surplus. मतलब जो आपके पीएल के डेबिट बैलेंस थे वो असेट के रेफरेंस में नहीं प्रेजेंट किए जाते, वो आपके रिजर्व एंड सरप्लस में एज नेगेटिव आइटम घटा के दिखाया जाता है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट है, full amount of miscellaneous expenditure such as discount or loss on issue of debentures, underwriting commission, preliminary expenses shall be written off from security premium reserve। आपको ऑलरेडी पता है कि कैपिटल लॉस को हम सेट ऑफ करते हैं, वही रिजर्व एंड सरप्लस से उठ के जाता है। कैपिटल लॉस सेटअप सबसे पहले कहां से होता है, तो कैपिटल लॉस सेटअप सबसे पहले होगा आपके सिक्योरिटी प्रीमियम से, अगर है तो, अगर नहीं है तो दूसरा जनरल रिजर्व, वो भी नहीं है तो ठीक है, इसके आगे कोई बात ही नहीं जाती क्योंकि पीएल तो है ही ना आपके पास, दैट्स इट। चलिए और क्या है, हाँ जी, छठा पॉइंट देख लीजिएगा, कहता है शेड्यूल 3 हैज एलिमिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल्स एंड henceforth such information is to be furnished in terms of notes to account। जैसे शेड्यूल्स की बात आती थी कि अगर ये इन्फॉर्मेशन को हम दूसरे शेड्यूल में जाके इस इन्फॉर्मेशन को दिखा देते हैं, लेकिन आपको कोई दूसरा शेड्यूल नहीं बनाना होता, आपको सिंपली नोट्स टू अकाउंट में जाके इसका जिक्र करना होता है, दैट्स इट। बाकी और की बातें कुछ है नहीं, जो आपकी ऊपर वाली थी बातें वो आपको देखना था। और कुछ है बताने लायक, वही है नोट नंबर है कि आप नोट नंबर लिखते हैं, उस नोट नंबर के कॉलम को उठा के आप उसको प्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट, और कुछ है नहीं। चलिए अब इसमें हम इक्विटी लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसमें इक्विटी लायबिलिटी का जिक्र किया जा रहा है, ये लगभग आपको आता है, मैं इस पे थोड़ा स्पीड चलूंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका डिस्कशन कर लिया है। इसका बैलेंस शीट कैसे बनता है ये भी बना लिया है, नोट कैसे तैयार होता है ये भी हमने बना लिया है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर, हाँ सर पॉइंट नंबर 8 एक बार पढ़ लीजिए। पॉइंट नंबर 8 पॉइंट नंबर 8 कहता है, एज पर शेड्यूल 3
अगर बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जा रहा है 31 मार्च 2020 को, तो उसे लिखा जा रहा है एज एट 31 मार्च 2020, ना कि इसे लिखा जाएगा 31 मार्च एज ऑन और एज ऑन 31 मार्च 2020। ऐसा क्यों, ये बता रहा है। कह रहा है कि जो ऑन वर्ड है वो पूरा ड्यूरेशन बताता है 24 घंटा, ठीक है, जबकि एट वर्ड बताता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसीलिए आपको एट को यूज करना है, आपको ऑन को यूज नहीं करना। चलिए, इसके पीछे भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, जिन कॉन्सेप्ट को शायद आपको समझना जरूरी है। जैसे एज ऑन और एज एट, अब यहां पे भी स्पेसिफाई किया जाता है, क्योंकि जब हम तारीख को देखते हैं, एक डेट को देखते हैं, तो आप एज एट लिखें या एज ऑन लिखें, तारीख तो वही है, तारीख तो वही है। लेकिन अगर आप अपने फाइनेंशियल सेक्टर को देखते हैं तो वो 24 घंटे चलती है। बहुत बार होता है कि नींद में तो हम होते हैं, लेकिन एक कंपनी उधर दिवालिया भी हो रही होती है। आधी रात को गहरी नींद में हम सो रहे होते हैं और उसी नींद में कंपनी कहीं किसी कोने में दिवालिया भी हो रही होती है, मतलब जिसके बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी कहानी ही बदल रही होती है। तो जब आप टाइम को स्पेसिफाई करते हैं, एक वक्त को भी आप लेके चलते हैं, तो आपको ऑन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑन वर्ड पूरे के पूरे 24 घंटे को एज अ इंडिविजुअल यूनिट दिखाता है। लेकिन अगर आप एट वर्ड का यूज करेंगे तो वो डेट को तो स्पेसिफाई करता ही करता है, 24 घंटे में प्रॉपर कौन सा समय, कितना घंटा, कितना मिनट और कितना सेकंड भी स्पेसिफाई करता है। जैसे अगर किसी का ऑपरेशन है तो उस तारीख को ऑपरेशन है, एज ऑन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन समय दिया डॉक्टर ने कि 2 बजे है, तो आप वहां पे एट शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए। तो अगर 2 बजे का समय है या फिर एक तारीख है, तो उसमें अंतर करने के लिए यहां पे एट वर्ड का यूज किया गया है। तो आप क्या करेंगे, कॉमन सी बात है, कॉमन सी सेंस है। सीबीएसई के रेफरेंस में जब ये कंटेंट आपकी किताब में है तो आप यूज करेंगे एज एट, ना कि आप यूज करेंगे एज ऑन, क्योंकि आपको डे को तो स्पेसिफाई करना ही करना है, आपको टाइम को भी स्पेसिफाई कर देना है लगे हाथ। क्लियर? तो चलिए, यहां पे हमने देख लिया बैलेंस शीट की कहानी, बैलेंस शीट के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के वक्त जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे के हर एक कंटेंट के बारे में कि किसमें क्या जाएगा, किसमें क्या जाएगा। तथ्यों को कवर कीजिए, कोई प्रॉब्लम पूछे, फिर चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, जहां पे हम हर एक बैलेंस शीट के आइटम्स को या टर्म्स को क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। दैट्स इट, सो स्टे ट्यून्ड।